हेलो एवरीवन, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट का 5th लेक्चर है। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीओएसी, लिमिटिंग रीजन और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि लिमिटिंग रीजन, पीओएसी होता क्या है, उस पे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। तो आज मैं एक एक करके आपको चीज़ें बता रही हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि विद फुल कंसंट्रेशन इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग विद दिस लेक्चर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं या तो फिर मेल कर सकते हैं, जो आपके पास दोनों चीज़ें हैं। फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके या तो मेल कर दूंगी या तो कमेंट में बता दूंगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है पीओएसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। और इसके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिमिटिंग रीजन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं यहां पे बात कर रही हूं 1 मोल ऑफ H2SO4, इसका क्या मतलब है। 1 मोल H2SO4 के लिए, 1 मोल H2SO4 के लिए 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल सल्फर और 4 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है। 2 मोल हाइड्रोजन, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर यहां पर होता 10 मोल ऑफ H2SO4, तो इसका क्या मतलब है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 10 मोल ऑफ H2SO4 की, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने एक सिंगल एटम की जो क्वांटिटी लिखी है उसे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 10 मोल of sulfur, and this will become 40 mole of oxygen। इतना क्लियर है। अब देखो, इस केस में क्या करूंगी कि जो यहाँ पर जो 10 मोल है वो किसकी है, H2SO4 की है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 into 10 हो गया, 1 into 10 हो गया, and this will become 4 into 10। ये आपका क्या आ जाएगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन, this will become mole of sulfur, and this will become mole of oxygen। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 को तो मैं एज इट इज लिख दूँ, 10 को क्या लिख सकती हूँ, मोल ऑफ H2SO4, ये तो गिवन है ना हमें। तो 2 मोल ऑफ H2SO4, और वो कितना दे रखा है 10, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 20 तो आएगा। उसी तरीके से मोल ऑफ सल्फर, 1 को आप लोग चाहे लिखो या ना लिखो, उसका मतलब एक ही है। तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ H2SO4। नेक्स्ट है मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपका हो जाएगा 4 मोल ऑफ H2SO4। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। एज इट इज आप, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ NH3 की, यहां पर मान लो आपको ये वन है 1 मोल ऑफ NH3, तो ये किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और ये हो जाएगा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अंडरस्टूड। इससे एक चीज निकल कर आती है, जो एक बेसिक फॉर्मूला निकल कर आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम इज इक्वल टू इंडेक्स into moles of the compound
SO4, यही आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडेक्स। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इतना क्लियर है? अब आगे देखिए। नेक्स्ट जो आपकी चीज आती है वो ये है कि मान लो आपको कोई कंपाउंड दिया है, दैट इज NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये कंपाउंड है, लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे? इसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। देखो, मान लो आपको यहाँ पे गिवन है AXBY, ये कोई कंपाउंड है, आपसे पूछ रहा है मोल्स ऑफ A। तो मोल्स ऑफ A में उसका इंडेक्स कितना है? X, ठीक है, इनटू मोल्स ऑफ द कंपाउंड टेकन। तो हमें कौन सा कंपाउंड लेना है? ये पूरा कंपाउंड लेना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? मोल्स ऑफ AXBY, ये तो आएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मोल्स ऑफ B, तो B का इंडेक्स कितना है? Y, और ये हमारा ओवरऑल कंपाउंड है, तो ये कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ AX और BY। क्लियर है? इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। देखो, जब भी हमारे पास कोई कंपाउंड होता है, जो हमने 10th क्लास में सीखा, तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं Mg3N2, तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉर्म कैसे होता है? Mg है और ये N हो गया। हमें पता है कि Mg पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 2, और नाइट्रेट पे 3। तो हम लोग क्या करते हैं? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो जाके कंपाउंड बनता है Mg3N2। ये सोनो बनता है ना? तो देखो अब क्या करेंगे। अब इसका मतलब यहाँ पे B के पास जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आई थी? X, ठीक है, और A के पास क्या थी? Y। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? X इंटू मोल ऑफ B इज इक्वल टू Y इंटू मोल ऑफ A। हाँ या ना? लिख सकती हूँ। उसी तरीके से अगर मैं इसको लिखूं Mg3N2 को, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ Mg, और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू मोल ऑफ N। अंडरस्टूड? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका ओवरऑल रिजल्ट निकल कर आएगा। ये जो आपका जनरल फॉर्मूला है वो निकल कर आएगा। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब उसी तरीके से मैं अगर इस कंपाउंड की बात करूं, दैट इज NH4 का होल ट्वाइस SO4, तो यहाँ पे जो ये क्या बना रहा है? अमोनियम आयन बना रहा है। अमोनियम आयन पे चार्ज कितना होता है? +1, एज वी ऑल नो। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 1 इंटू मोल ऑफ NH4 पॉजिटिव इज इक्वल टू SO4 पे चार्ज कितना होता है? 2, तो हो जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ SO4 2 नेगेटिव। तो ये आपका निकल कर आ गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं। इतनी चीजें नोट करो, ठीक है? ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं और आपको उन न्यूमेरिकल के साथ टैकल कैसे करना है वो मैं भी बताती हूँ। देखो इसे, लिख लिया? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, पीओएसी में ना एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको रिएक्शन बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप ये मान के चलते हैं कि आपको रिएक्शन बैलेंस करना आता ही नहीं, ठीक है? पीओएसी में आप लोग ये मान के चलेंगे कि आपको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता है। विदाउट बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन हम लोग तब भी रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे वो देखो।
यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर रिएक्शन है मैं वो लिख रही हूँ, जो आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, अमोनिया की N2 plus H2 gives NH3। इतना क्लियर है सबको? अब देखो कैसे पीओसी अप्लाई होता है। अब यहाँ पर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन के एटम कितने हैं? 2, और ये 2 क्या है? इसका इंडेक्स नंबर है, तो मैं क्या लिखूंगी? 2 into मोल ऑफ N2 लिखूंगी। अब अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन का इंडेक्स कितना है? एक ही है ना, तो 1 into मोल ऑफ NH3। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे, यही आपका क्या है? POAC है। दिस इज कॉल्ड POAC, जो बेसिकली किस पे अप्लाई हो रहा है? जो POAC है वो अप्लाई किस पर हो रहा है? नाइट्रोजन पर। अंडरस्टूड? अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी, ये तो नाइट्रोजन के लिए हो गया। अगर हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करना चाहो तो क्या करूंगी? हाइड्रोजन का जो इंडेक्स नंबर है वो भी कितना है? 2 है, तो क्या लिखेंगे? 2 into मोल ऑफ H2। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 3, उसका इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना, तो 3 into मोल ऑफ NH3। तो ये जो है ये भी क्या है? ये POAC ही है, लेकिन ये किस पे अप्लाई हो रही है? स्पेशली ऑन हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? देखो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। N2 plus H2 gives NH3। एक बार हम लोग हर बार एक एक करके एक एक रिएक्टेंट को उठाएंगे और उसे प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे। N2 के पास 2 नाइट्रोजन के एटम थे, NH3 के पास 1 था, तो हमने इसका 2 मोल कंसिडर किया, इसका 1। ठीक है, जब हम H2 को कंसिडर करेंगे तो H2 के पास 2 थे और NH3 के पास कितने थे? 3, तो उनको कंपेयर किया। तो पहली वाली इक्वेशन क्या होगी? दिस इज कॉल्ड POAC ऑन नाइट्रोजन, और जो सेकंड वाली होगी वो क्या होगी? दिस इज कॉल्ड POAC ऑन हाइड्रोजन। क्लियर होगा? इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है कि आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो 2 मोल ऑफ N2 है वो किसके इक्वल है? 1 into मोल ऑफ NH3 के, है कि नहीं है? तो यहाँ पे जो मोल ऑफ NH3 है, यहाँ पे जो मोल ऑफ NH3 है, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 2 into मोल ऑफ N2, लिख सकती हूँ ना? तो ये हो जाएगा 2 into मोल ऑफ H2 is equal to 3 into 2 into मोल ऑफ N2। Is that clear? तो यहाँ से जो 2 है वो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? मोल ऑफ H2 is equal to 3 into मोल ऑफ N2। अब इसी तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं। हम अगर हमें पास अगर कोई मोल्स गिवन है तो हम उसके मोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का मोल दे रखा है और आपसे वो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट का मोल क्या होगा। समझ में आया? अब देखो मैं यहाँ पर एक रिएक्शन करवा रही हूँ जो बहुत ही फेमस है। आपके पास है H2O2 plus Ki gives KOH plus I2। ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जो H2O2 है उसके आपके पास 10 मोल्स गिवन है। 10 मोल्स ऑफ H2O2 जब Ki के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो KOH plus I2 बना रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर H2O2 के 10 मोल्स हैं तो I2 के कितने मोल्स होंगे? ये आपका क्वेश्चन है। I2 के कितने मोल्स होंगे? देखो यहाँ पर बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, POAC में बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, फिर कह रही हूँ। देखो हम लोग क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर हर एक एटम को उठाएंगे और उसकी POAC इक्वेशन बनाएंगे। देखो कैसे, पहले मैं हाइड्रोजन को उठाती हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जब मैं उठाऊंगी, एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है, ना इसमें हाइड्रोजन है ना इसमें हाइड्रोजन है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। क्लियर है? अब अगर मैं H2O2 की बात कर रही हूँ तो H2O2
जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इंडेक्स नंबर कितना है 2, तो मैं क्या लिखूंगी 2 into मोल ऑफ H2O2। ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, इसको देखते हुए चलो हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का इंडेक्स नंबर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 into मोल ऑफ KOH। हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन का यहाँ पर इंडेक्स नंबर कितना है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन का इंडेक्स नंबर कितना है 1। तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी तो यहाँ पर हो जाएगा 2 into मोल ऑफ H2O2 is equal to 1 into मोल ऑफ KOH, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितना है एक ही तो है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ पोटेशियम दैट इज K, तो K के लिए क्या करेंगे, K के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पोटेशियम में यहाँ पर Ki में पोटेशियम आ रहा है और यहाँ पर KOH में पोटेशियम आ रहा है, तो उठा लो उसको। तो K का इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 into मोल ऑफ Ki इज इक्वल टू, यहाँ पे पोटेशियम कितना है 1, तो 1 into मोल ऑफ KOH। अब लास्ट में क्या बचा, अब बच रहा है आयोडीन, तो आयोडीन को भी आयोडीन किस में आ रहा है Ki में, तो इसका इंडेक्स नंबर, आयोडीन का इंडेक्स नंबर कितना है 1, तो 1 into मोल ऑफ Ki, KOH में तो आई नहीं है, I2 में आ रहा है, तो I2 का इंडेक्स नंबर कितना है 2, तो 2 into मोल ऑफ I2। इतना क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जितने एटम थे उतनी हमने POAC की इक्वेशन बना दी, अंडरस्टूड। अब देखो जो यहाँ पे 2 into मोल ऑफ H2O2 है वो किसके इक्विवेलेंट है 1 into मोल ऑफ KOH के, है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा 1 into मोल ऑफ Ki आ रहा है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 into मोल ऑफ H2O2, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि जो 1 मोल ऑफ KOH है वो किसके इक्विवेलेंट है 2 into मोल ऑफ H2O2 के। तो 1 मोल ऑफ KOH के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 2 into मोल ऑफ H2O2 रख सकते हैं, तो कर दो 1 into मोल ऑफ Ki is equal to 2 into मोल ऑफ H2O2, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हमने फिफ्थ इक्वेशन लिखी है उससे हमें क्या पता चला कि जो 1 मोल ऑफ Ki है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया 2 into मोल ऑफ H2O2 के, हुआ। तो यहाँ पे जो 1 मोल ऑफ Ki है इसमें हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 2 into मोल ऑफ H2O2 लिख सकते हैं, तो 2 into मोल ऑफ H2O2 जो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 into मोल ऑफ I2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब जितने मोल्स H2O2 के पास है उतने ही मोल्स I2 के पास है कि नहीं। इससे क्या वेरीफाई हुआ, इससे यही हमें पता चला है कि जितने मोल्स H2O2 के पास है उतने ही मोल्स I2 के पास है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर H2O2 के पास 10 मोल्स है तो I2 के पास कितने मोल्स होंगे, तो अगर H2O2 के पास 10 मोल्स है तो I2 के पास मोल्स कितने होंगे 10, समझ में आया। तो क्या लिखोगे, अगर 10 मोल H2O2 की बना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 मोल ऑफ I2, ये आपका आंसर। क्लियर हुआ, उसको नोट कर लो। कर लिया नोट, अब आगे देखते हैं। बीच बीच में ना जैसे आप लोगों को भूख लगती है, जैसे हमारे लोगों को भूख लगती है, बीच बीच में उसको इंक लाना पड़ता है वरना चलना बंद कर देता है, और जितना इंक पीते हैं वैसे उतना ही कम रहता है। अब इसी की तरह मैं एक और न्यूमेरिकल बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है I2
I2 plus Cl2 gives ICl plus ICl3। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। इसमें I2 के मोल्स गिवन है अल्फा, Cl2 के मोल्स गिवन है बीटा, ICl के हैं x और इसके हैं y। क्लियर है। आपसे पूछ रहा है कि जो अल्फा मोल ऑफ I2 react with beta mole of Cl2 to give x mole of ICl plus y mole of ICl3। तो क्वेश्चन ये है कि आपको वैल्यू बतानी है x और y की इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन समझ में आया कि रिपीट करूं? देखो मैं जो लेक्चर बनाती हूँ ना, आप लोग क्वेश्चन लिखते हुए चला जाओ, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। I2 के अल्फा मोल है, इसका मतलब है अल्फा मोल ऑफ I2 रिएक्ट विद बीटा मोल ऑफ Cl2 टू गिव x मोल ऑफ ICl प्लस y मोल ऑफ ICl3। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसके बेसिस पे? अल्फा और बीटा। मतलब x और y की जो वैल्यू आएगी वो अल्फा और बीटा के टर्म्स में आएगी। क्लियर है। एज इट इज दिस इज द POAC। तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे वो देखो। मैंने क्या कहा था कि जितने भी आपके पास एटम है उनकी अलग अलग POAC इक्वेशन बना लो। क्लियर है। अब अगर मैं I2 की बात करूँ तो I2 का इंडेक्स नंबर कितना है? 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ I2। क्लियर है। अब यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर I2 नहीं है, बट यहाँ पर दोनों इक्वेशन में आयोडीन आ रहा है। ICl में भी आयोडीन है और ICl3 में भी आयोडीन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के ऊपर POAC लिखेंगे और दोनों का ऐड कर देंगे। कैसे? ICl में I का इंडेक्स नंबर कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ ICl प्लस यहाँ पे भी आयोडीन का इंडेक्स नंबर कितना है? 1, तो 1 इंटू मोल ऑफ ICl3। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो मोल ऑफ I2 है उसके मोल्स कितने हैं? अल्फा, तो क्या लिख सकती हूँ 2 अल्फा, और मोल ऑफ ICl कितना है? x, और मोल ऑफ ICl3 कितना है? y, तो x प्लस y। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। कोई डाउट? अब आगे अब हम लोग बात करेंगे Cl की। क्लोरीन की अगर बात की जाए तो क्लोरीन का यहाँ पे इंडेक्स नंबर कितना है? 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ Cl2, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे Cl कितना है? 1, तो 1 इंटू मोल ऑफ ICl प्लस यहाँ पे Cl कितना है? 3 इंटू मोल ऑफ ICl3। तो मोल ऑफ Cl2 के मोल्स कितने हैं? बीटा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा। ICl कितने हैं? x, और 3 इंटू मोल ऑफ ICl3 कितना है? 3y। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो मुझे x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो अगर मैं x प्लस 3y जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, उसमें से मैं फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दूं, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये तो है। अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 2y, यहाँ पे 2 कॉमन है तो ये कितना आ जाएगा? बीटा माइनस अल्फा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? बीटा माइनस अल्फा आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है ना, इसे उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो x हो जाएगा प्लस y की वैल्यू कितनी आ रही है? बीटा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा 2 अल्फा। तो x प्लस बीटा 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 अल्फा माइनस बीटा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? सिंपल सी रिएक्शन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट जो चीज आती है वो ये है, अगर मान लो आपको इक्वेशन गिवन है आयरन की, यहाँ पर आपको गिवन है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, प्लस Fe3O4 ऑन हीटिंग इट गिव्स Fe2
O3। आपसे क्वेश्चन में मतलब आपसे क्या बोलते हैं, मेंस या नीट किसी में भी बोल दे कि आपको एक POAC रिएक्शन लिखनी है आयरन के लिए, सिर्फ आयरन के लिए, तो कैसे लिखो? देखो, तो ये हो जाएगा आपका 1 into आयरन ऑक्साइड जो FeO है, यहाँ पर इसका कितने हैं, इंडेक्स नंबर इसका कितना है 1, तो वो 1 आ गया, इंटू मोल ऑफ FeO प्लस Fe3O4 में इसका इंडेक्स नंबर कितना है 3, तो हो जाएगा प्लस 3 इंटू मोल ऑफ Fe3O4, इन दोनों को ऐड करेंगे, इज इक्वल टू किसके होगा, यहाँ पे आयरन के कितने हैं 2 इंडेक्स नंबर, तो 2 इंटू मोल ऑफ Fe2O3। बाकी अगर आपको इसकी वैल्यू गिवन होगी तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। रिंगियम का नाम सुना है, RHENIUM, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 75, एटॉमिक वेट कितना होता है 26। देखो Re2O7 प्लस CO gives Re2CO का 10 प्लस CO2, ये इक्वेशन है और आपसे पूछ रहा है कि अगर Re2O7 के 17 मोल्स हैं, Re2O7 के 17 मोल्स CO के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो CO के कितने मोल्स मिलेंगे? समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैंने आप लोगों को POAC के बारे में बताया था कि जितने एटम है सबके लिए अलग अलग रिएक्शन होना है, ठीक है, तो देखो पहले हम लोग Re को कंसिडर करते हैं, ये रहा आपका Re। अब Re यहाँ पे इंडेक्स नंबर कितना है 2, तो 2 इंटू मोल ऑफ Re2O7 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 इंटू मोल ऑफ Re2CO का 10। क्लियर? अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। क्लियर हुआ? तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 7, तो 7 इंटू मोल ऑफ Re2O7 प्लस CO में कितने आ रहे हैं 1, तो 1 इंटू मोल ऑफ CO, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके। यहाँ पर होगी मोल्स कितने हैं 10, तो 10 इंटू मोल ऑफ Re2CO का होल 10 प्लस यहाँ पे CO2 के O के कितने हैं 2, तो 2 इंटू मोल ऑफ CO2। तो हमारे पास दो एटम की तो इक्वेशन बन गई, एक तुम्हारा रिनियम हो गया, दूसरा तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट क्या बचा, अब एक ही बच रहा है, दैट इज कार्बन। तो कार्बन को भी बना लो। कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक ही है, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ CO इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो दोनों में आ रहा है, तो क्या करोगे 10 इंटू मोल ऑफ Re2CO का होल 10 प्लस 1 इंटू मोल ऑफ CO2। 3 एटम थे और 3 इक्वेशन बन गए। अब तो कोई डाउट नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो कुछ भी गिवन नहीं। तो क्या करना है, Re2O7 को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x और CO को क्या मान लेते हैं y। लेट हम लोग जो मोल्स हैं इसके Re2O7 के, उसको मान लो x और CO को क्या मान लो y। ठीक है, इतना क्लियर है? अब एक चीज तो आपको इस वाली इक्वेशन से क्लियर हो रही है कि 2 इंटू मोल ऑफ Re2O7 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ Re2CO का होल 10। तो ये दोनों चीजें क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा, 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर Re2CO10 है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Re2O7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ Re2O7 और यहाँ पे भी क्या लिख सकती हूँ
Re2O7, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोल्स ऑफ Re2O7 है उसको हम लोगों ने क्या माना है x, तो क्या लिखोगे 7x + y इस इक्वेशन के लिए, जो ये इक्वेशन है 7x + y और जो 10 ये इसके इक्वलेंट हो गया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा = 10x प्लस CO2 का हमने कुछ एज्यूम नहीं किया है क्योंकि दो ही वेरिएबल चाहिए, ठीक है। दो वेरिएबल होंगे तभी तो इक्वेशन सॉल्व होगी। तो यहाँ पे मोल ऑफ CO2 को एज इट इज लिख देंगे 2 × मोल ऑफ CO2, क्लियर है। तो 7x - 6 कितना हो जाएगा 3x, तो यह जाएगा y - 3x/2, ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा मोल ऑफ CO2। अब ये जो मोल ऑफ CO2 है इसको उठा के इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि मोल ऑफ CO को हम लोगों ने क्या माना है बाय, तो इस थर्ड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा बाय, और यहाँ पे जो Re2O7 है वो क्या हो जाएगा x, दैट विल बिकम 10x, और मोल ऑफ CO कितना आ रहा है y - 3x/2। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2y 20x + y - 3x, तो 20x - 3 कितना हो जाएगा 17x, तो ये y आ जाएगा 17x के इक्वलेंट। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी गिवन थी 17, तो 17 × 17 कितना हो जाएगा 289 मोल, 17 का स्क्वायर पढ़ा है ना 289 मोल्स। जो मैथ्स के स्टूडेंट है, बायो वालों के लिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं मैथ्स से हूँ, ठीक है। तो 17 × 17 कितना हो जाएगा 289 मोल्स, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसको नोट करो। जब तक आप लोग इसको नोट कर रहे हो मुझे कुछ बात करनी है। ये तो PUAC की रिक्वायरमेंट थी। कुछ लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे कि मैम आप मतलब प्रिपरेशन कैसे करते हो, आपने क्या किया है क्या नहीं। सो बेसिकली आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। अभी MBA मैंने कंप्लीट किया है, इसी साल मेरा रिजल्ट आया है। रिजल्ट आया नहीं है, आने वाला है, कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया, एग्जाम हो चुके हैं मेरे। और मैंने क्या किया था क्या नहीं वो मैं बताती हूँ। मैंने एक्चुअली जब दिया था तो मैंने JEE एडवांस भी क्लियर किया था, जिसमें मेरी 9355 कुछ रैंक थी, लेकिन उस समय सीटें कम थी तो उसमें मुझे IIT नहीं मिला, ठीक है। तो मैंने और भी एग्जाम्स दिए थे जिसके थ्रू फिर मैंने इंजीनियरिंग की एक कॉलेज से, जिसमें मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में स्कोर किया 80%, ठीक है। और MBA में जो मेरा फर्स्ट ईयर में जो परसेंटेज था दैट इज 87, और मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, मेरा नेट क्वालिफाइड है। सेकेंडरी चीज़ ये है कि यूपी PCS जो उत्तर प्रदेश PCS होता है उसके मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, मेरा क्या बोलते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मेरी प्रिपरेशन उसकी चल रही है। और रही बात मेरे स्केड्यूल की, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कैसे पढ़ते हो, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा शेड्यूल बहुत ख़राब है, ठीक है। जब मैं घर पर होती हूँ तो मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती है मेरे खाने को लेकर, क्योंकि मेरा कोई टाइम नहीं है। मेरे खाने को लेकर मेरी पूरी फैमिली वाले परेशान रहते हैं कि इसके खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना तो हमें वीडियो लेक्चर बनाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पढ़ना पड़ता है और उसे किस तरीके से आप लोगों को डिलीवर करना है ताकि आप लोगों को समझ में आए, उसमें बहुत टाइम लगता है। फिर अपनी प्रिपरेशन भी चल रही है, फिर जॉब भी है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरे खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। और जब मैं बाहर जॉब कर रही होती हूँ तो जो मेरा मेड आती है, जो आंटी है, वो परेशान रहती है कि बेटा खाना तो खा लिया कर, जो बनता है तू कब खाती है। मतलब मैं ठंडा खाना खाती हूँ जो गर्म करके 3 बार रख दिया जाता है। तो मेरा शेड्यूल मत फॉलो करो, खाना टाइम पर खाओ, ठीक है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। मुझे भी अपनी चीज़ें इम्प्रूव करनी है, वो मेरे अंदर कुछ कमियाँ हैं, लेकिन ये है कि शेड्यूल इतना बिजी है ना कि समझ में नहीं आता कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि अपने पेरेंट्स की बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट किया करो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और मैं कई पेरेंट्स से मेरे पास कंप्लेन आती है कि हमारे बच्चे हमसे ज़बान लड़ाते हैं, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि जब आप पेरेंट्स बनोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि पेरेंट्स किस तरीके से मतलब आपकी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा के, ठीक है, आपकी सारी चीज़ों को पूरा करते हैं। मतलब वो खुद नहीं खाते हैं, खुद अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन आपकी किसी चीज़ में कभी कोई कमी नहीं आने देते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि आप ठीक है, सबके साथ फ्रस्ट्रेशन होती है, सबके साथ प्रॉब्लम्स होती है। अगर वो कुछ कहते हैं तो सुन लो, और अगर नहीं सुना जा रहा तो वहाँ से उठ के चले जाओ। बट ये सही नहीं है कि मतलब आप ज़बान लड़ाओ, ये बहुत ही गलत चीज़ है।
जो मुझे मतलब बहुत ही बुरा लगता है जब मैं किसी भी पेरेंट्स से ये सारी चीज़ें सुनती हूँ। वो आप ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए ना कि मतलब क्या है क्या नहीं है। सो प्लीज़ गाइस, मतलब ये सब मत करो, ठीक है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होते जा रहे हैं। मेरे पास इससे भी रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि मैम एग्ज़ाम कब होगा कब होगा। वैसे तो आपको पता ही है कि 13 या 27 सितंबर को नीट एग्ज़ाम होगा। 30 सितंबर को नीट है, 27 को है आई थिंक, हाँ 27 को एडवांस है। तो कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, तो मुझे लगता है ये मे भी पोस्टपोन हो सकता है। तो ये साल तो मतलब मान के चलो बर्बाद ही गया, लेकिन आप इस साल को यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि घर पर हो। जितना पढ़ना है पढ़ो यार, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। हम लोगों को तो तुम लोग के लिए मेहनत करनी है, ठीक है। मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स भी देने हैं, बच्चों को डिलीवर्ड भी करना है, उनको समझाना भी है, उनके लिए प्रिपरेशन करनी है। तुम लोगों को तो खुद को टाइम देना है। प्रॉब्लम क्या है, अपने आप को तो टाइम दे ही सकते हो। हम लोगों को, हमारा ये पैशन है कि हमें पसंद है ये चीज़, तो हम लोग करते हैं। मुझे मेरा अलग से कोचिंग का भी काम चल रहा है, जिसमें मुझे ऑनलाइन लेक्चर्स बच्चों को पढ़ाने पड़ते हैं, उनके स्टडी मटेरियल तैयार करना। तो तुम लोग अपने लिए तो पढ़ ही सकते हो। भले तुम लोग के पास बहुत सा मतलब कोरोना है, मतलब एग्जाम नहीं हो रहे, लेकिन तुम लोग के पास बहुत सफिशिएंट टाइम है जिसमें तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो बी काम एंड बी कंपोज, और अपनी पढ़ाई करते रहो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे शेयर करो, आई डोंट हैव एनी इशू, ठीक है। देखो, बीइंग अ फैकल्टी, मेरा मतलब ये है कि बच्चों की भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग शेयर कर सकते हो, जितना हो सकेगा मैं उस प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरा फर्ज ये बनता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँ जितना अपनी तरफ से हो सकता है। हम लोग एक तरीके से आपको मोटिवेट कर सकते हैं, चीज़ों के साथ कैसे टैकल करना है वो समझा सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन तभी भी वो आप लोग मतलब वो इतनी मेहनत करें कि वो आप लोगों को किसी के थ्रू समझा सकें। वो लोग किस तरीके से मैनेज करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता है। तो प्लीज़ गाइस, वो लोग तो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते। ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है। क्लियर है? तो बाकी जो फर्दर क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में बता दूंगी। अभी एक टॉपिक बचा लिमिटिंग रीजन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज आती है लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन है क्या, मैं आप लोगों को डेफिनेशन तो बाद में लिखा देती हूँ, पहले मैं आपको क्वेश्चन से बताता हूँ। देखो लिमिटिंग रीजन के लिए एक चीज का ध्यान रखना है कि लिमिटिंग रीजन के लिए जो इक्वेशन है दैट शुड बी बैलेंस। लिमिटिंग रीजन के लिए इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ये अमोनिया की रिएक्शन। अंडरस्टूड? 2 2 6 6। मान लो इसके 4 मोल्स गिवन है, इसके 9 मोल्स गिवन है। आपसे कह रहे हैं कि NH3 के मोल्स कितने होंगे। देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि यहाँ पर लिमिटिंग रीजन के केस में चीजें उल्टी हो जाएंगी। पीओएसी में हम लोग एटम कंसिडर कर रहे थे, लेकिन लिमिटिंग रीजन के केस में हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसिडर करेंगे। जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, अगर जिसने नहीं पढ़ा वो सेकंड लेक्चर में जाके देखो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसको क्या मानते हैं 1, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2। क्लियर है? तो मैं लिख सकती हूँ 1 into मोल ऑफ N2 किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 into मोल ऑफ H2 के। हाँ या ना? एक चीज का ध्यान रखना, जब मैं लिमिटिंग रीजन की बात करती हूँ तो लिमिटिंग रीजन में पहली चीज ये होती है कि आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस होने के बाद आपके जितने भी मोल्स होते हैं, मतलब आपके जो भी मोल्स हैं, रिएक्टेंट के मोल्स, प्रोडक्ट के मोल्स, वो सब इक्विवेलेंट होते हैं। वही चीज मैंने कही है। कहने का मतलब ये है कि जो 1 मोल ऑफ N2 है उसको 3 मोल ऑफ H2 की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? कि जो 1 मोल ऑफ N2 है उसको 3 मोल ऑफ H2 की रिक्वायरमेंट है ना? तो अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है 4 मोल, N2 के आपके मोल्स कितने गिवन है 4, तो मैं क्या कह सकती हूँ अगर 4 मोल N2 है तो उसे H2 के मोल्स कितने चाहिए 3 into
4 mole of H2, which means 12 mole of H2. Yes or no? चाहिए कि नहीं चाहिए? या दूसरा तरीका है, मान लो यहाँ पर 3 मोल ऑफ H2 के लिए मुझे कितने मोल ऑफ रिक्वायरमेंट, कितने मोल ऑफ N2 के मोल की रिक्वायरमेंट की जरूरत है? 1. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना गिवन है? 9. तो 9 मोल ऑफ H2 के लिए कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 9 मोल ऑफ N2, जो कितना है? 3 मोल ऑफ N2. यस और नो? आएगा? हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 मोल, बट हमें जरूरत कितनी है? 3 मोल की. तो मतलब ये चीज क्या है? ज्यादा दी है. 9 मोल के लिए हमें यहाँ पे 3 मोल ऑफ N2 की रिक्वायरमेंट है. 3 मोल ऑफ N2 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है? 4 मोल. मतलब N2 1 मोल ज्यादा है. तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट, और ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा. तो ये आपका क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट. यस और नो? यस. अब आगे देखो. अब हमें ये पता चल गया कि हमारा एक्सेस रीजन कौन है और लिमिटिंग रीजन कौन है. इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है वो देखो. वो ये है दैट reactant which completely consume during the reaction and become zero in quantity is called limiting region. And the one which is left at the end is called excess region. समझ में आया? वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान पूरी तरीके से कंज्यूम हो जा रहा है और एट द एंड तो क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है. जैसे यहाँ पे 9 मोल्स था, ये पूरा खत्म हो गया. ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? लिमिटिंग रीजन. H2 बिकम्स लिमिटिंग रीजन. लेकिन N2 के लिए हमें सिर्फ 3 मोल की रिक्वायरमेंट थी, तो उसमें 1 मोल बच रहा है. तो जो चीज बच रही है वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट. अंडरस्टूड? नोट करो इसे, जल्दी करो. अब मैं एक क्वेश्चन समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो. 2a प्लस 3b गिव्स d. इसके मोल्स गिवन है 10 मोल, इसके मोल्स गिवन है 20 मोल. आपसे पूछ रहे हैं d के मोल्स कितने होंगे. तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए? लिमिटिंग रीजन. एक चीज का ध्यान रखना कि लिमिटिंग रीजन के बेस पर ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हमें कौन बताएगा? लिमिटिंग रीजन ही बताएगा. एक्सेस रीजन के बेस पे कभी भी आंसर फाइंड आउट नहीं होता. समझ में आया? किस पे फाइंड आउट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रीजन के बेसिस पे. देखो इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि 2 मोल इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ बी. ठीक है? क्वेश्चन में कितना गिवन है? 10. तो 10 मोल ऑफ ए के लिए
3/2 into 10 मोल ऑफ B, तो ये आ जाएगा 15 मोल ऑफ B। मतलब यहाँ पे 20 है और यहाँ पर कितना है 15, तो यहाँ पर 5 मोल्स ज्यादा है, तो B हमारा क्या हो जाएगा, B will become excess reagent और A हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर ही आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, जो प्रोडक्ट है किसी भी चीज की जो मोल्स पूछ रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे फाइंड आउट करना होगा। तो अब हम इसको इससे इक्वेट करेंगे, ना कि एक्सेस रीजन को इससे इक्वेट करेंगे। समझ में आया? तो क्या लिखोगे, 2 मोल ऑफ A इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ B। अब इसकी मोल्स कितने की मैंने 10, तो 10 मोल ऑफ A इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 मोल ऑफ B, जो किसकी इक्वल हो जाएगा 5 मोल ऑफ B। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? अब आगे बढ़ते हैं। 3A plus B plus 2C gives 2D plus E। इसकी मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? मान लो इसके 20 मोल गिवन है, ठीक है, इसके 10 मोल गिवन है और इसके 15 मोल गिवन है। आपसे कह रहा है डी और ई दोनों के मोल फाइंड आउट करो। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपको क्या करना है कि पहले आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब यहाँ पे तो 3 इक्वेशन है, मतलब 3 रिएक्टेंट है, कैसे करोगे? 3 रिएक्टेंट की जब रिएक्शन हो रही है तो आपको जाके प्रोडक्ट मिल रहा है। ट्राई करना है, बट उसके बारे में नोट करना, वो तो मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन खुद से पहले करना, उसके बाद नोट करना। ये पता है छापने वाला काम मत किया करो। समझ में आया? देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, मोल अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये शॉर्टकट है। अब देखो कैसे लगेगा। अगर मैं ए की बात करूं, फॉर ए के मोल्स कितने गिवन है 20, तो 20 और इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, तो ये हो जाएगा 6.66। बी की अगर बात करें तो बी के मोल्स कितने गिवन है 10 और इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 10। अगर मैं बात करूं सी की, तो सी के मोल्स कितने गिवन है 15 और इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2, दैट इज 7.5। ये 3 चीजें निकल कर आए। अब इसमें से बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 6.66, 10 और 7.5, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 6.66, तो ए हमारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हुआ? अब जब हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता ही चल गया तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा 3 मोल ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ डी। ए के मोल्स कितने के बने 20, तो 20 मोल ऑफ ए कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 20 मोल ऑफ डी, जो किसके इक्वलेंट आ जाएगा 40/3 मोल ऑफ डी के। हाँ या ना? इसी तरीके से आप लोग इसके मोल से फाइंड आउट कर सकते हो ई के, जो होगा 3 मोल ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ई। पूछा इसके लिए 20 मोल के अकॉर्डिंग ना, तो अगर मैं बात करूं 20 मोल ऑफ ए के लिए तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 20 मोल ऑफ ई, तो ये कितना आ जाएगा 20/3। तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या अप्लाई हुआ,
मोल टेकन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये तो हुआ शॉर्टकट। क्या है? मोल टेकन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर ये चीज आपको पता है तो जो वैल्यू सबसे छोटी आएगी वही हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रीजन। वैल्यू सबसे छोटी आ रही है, इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन वो सबसे पहले खत्म हो जाएगी। ड्यूरिंग द रिएक्शन वो वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले खत्म हो जाएगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल मास ऑफ P and O2 react to form P2O3 and P2O5। क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल मास ऑफ P एंड O2 रिएक्ट कर रहे हैं ताकि वो फॉर्म कर सके P2O3 एंड P2O5। क्वेश्चन ये है व्हाट mass fraction of excess reagent is left। मेरा मार्कर बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। देखो पहली चीज तो ये है आपसे एक्सेस रीजन पूछ रहे हैं, तो अगर हमें लिमिटिंग रीजन पता चल जाए तो हम इजीली आंसर बता सकते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जब P प्लस O2 की रिएक्शन हो रही है तो आपको मिल रहा है P2O3 प्लस P2O5, है ना। यहां पर फॉस्फोरस कितने हैं? 4। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 5 प्लस 3 8। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं इक्वेशन बैलेंस होगी। अब क्वेश्चन में हमें मास तो गिवन नहीं है, उसने बोला है कि जो मास है वो इक्वल है, तो कुछ भी मान लो। फॉस्फोरस का मास M मान लो, N मान लो, O मान लो, A मान लो, B मान लो, C मान लो, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने इसका मास मान लिया M और इसका भी मास कितना हो जाएगा? M, क्योंकि दोनों के मास क्या है? इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसके एटॉमिक मास की बात करूं तो इसका कितना हो जाएगा? 31 और ऑक्सीजन में कितना होता है? 16, लेकिन है कितने? 2, तो कितना हो जाएगा? 32। तो ये इसके मोल्स आ गए। अब जो मैथ वाले स्टूडेंट है उनको पता है कि अगर अपॉन में, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी आती है तो हमारी जो ओवरऑल वैल्यू होती है क्या होती है? छोटी हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं 1/3 करी तो कितना आ रहा है? 0.33। अगर मैं 1/4 करी तो कितना आ रहा है? 0.25। क्लियर हुआ? तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या रहा है? M/32। तो मतलब ये चीज पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू इससे थोड़ी सी छोटी आएगी। मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरीके से रिएक्शन में क्या होगा? कंज्यूम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रीजन, LR शॉर्ट में। अब आपसे पूछा है कि एक्सेस रीजन का मास क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। कैंसिल हो जाएगा, MM जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एटॉमिक वेट के टर्म्स में आएगा। तो यहाँ पे हमसे एक्सेस रीजन पूछ रहा है, हमें ये पता चल गया कि जो M/32 है दैट इज लिमिटिंग रीजन एंड M/31 क्या है? एक्सेस रीजन। तो हम लोग क्या करेंगे? M/31 माइनस M/32 डिवाइडेड बाय M/31। इसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? आई थिंक नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन है, होमवर्क दे दूं यार, तुम लोग बहुत आलसी होते हैं, कभी भी नहीं करोगे। इक्वेशन है Fe2S3 plus H2O plus O2 gives FeOH का whole thrice plus S, that is something। पहले चीज क्या करनी है कि आपको उसको बैलेंस करना है क्योंकि हमें लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करना है। मैंने आपको कहा था जब भी लिमिटिंग रीजन को कंसीडर करेंगे
तो इक्वेशन शुड बी बैलेंस। तो यहाँ पर इसके मोल्स गिवन है, इसके हैं 1 मोल, इसके हैं 2 मोल और इसके हैं 3 मोल। तो कर लो इक्वेशन बैलेंस। तो ये हो जाएगा 2Fe2S3 6H2O plus 3O2 gives 4FeOH का होल थ्राइस प्लस 6X होगा। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। या चेक कर लो एक बार। 2Fe2S3 plus 6H2O plus 3O2 4FeOH3 plus 6X सब बैलेंस। शॉर्टकट तरीका अप्लाई करो जो मैंने बताया था, मोल टेकन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके 1 मोल है तो ये कितना हो जाएगा 1/2। H2O के मोल्स कितने 2 तो ये हो जाएगा 2/6। इसके कितने 3 तो ये हो जाएगा 3/3 दैट इज 1। ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 0.5। दिस विल बिकम 0.5, दिस विल बिकम 0.33 और ये तो 1 है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है H2O। तो इस इक्वेशन में लिमिटिंग रिलेशन कौन सा हो गया H2O। तो उसके बेसिस पे तुम्हें इसके मोल्स निकालने थे, ये तो मैं तुम लोगों को बताने भूल गई, ठीक है। उसके बेसिस पे इसके मोल्स निकालने थे, चाहे इसके मोल्स निकालो चाहे इसके मोल्स निकालो। जब तुम्हें लिमिटिंग रिलेशन पता चलेगा तो तुम किसी के भी मोल्स निकाल सकते हो। तो मैं क्या कह सकती हूँ 6 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 4 मोल ऑफ FeOH का होल थ्राइस। तो इसके मोल्स कितने गिवन है 6 मोल ऑफ H2O, ये तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इसके मोल्स कितने गिवन है 2, तो 2 मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा 4/6 इंटू 2 जो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3 मोल ऑफ FeOH का होल थ्राइस। इज दैट क्लियर? कोई डाउट समझ में आ गया? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो ये आपका जो लिमिटेशन वाला टॉपिक था, जो पीओएसी था, ये खत्म हो गया। एक चीज का ध्यान देना, चाहे पीओएसी हो चाहे लिमिटेड रिजल्ट हो, इस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव पे, स्पेशली पीओएसी वाला टर्म। जिसको रिएक्शन अभी तक बैलेंस करनी नहीं आती है वो पीओएसी अप्लाई करे प्लीज, आपकी इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएगी। देखो जब 1-2 करोगे ना तो लेंथी लगेगा, लेकिन जब उसको कम से कम उसे 10 न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करोगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे पहले लिखोगे तो तुम्हें मतलब 3-4 बार एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे रेगुलर बेसिस पे तो दो रिएक्शन में ही तुम इजीली से सॉल्व कर लोगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसको प्लीज ढंग से प्रिपेयर करना भूलना मत। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।